हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर 10 स्टैंडर्ड 8 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। ये सब आर्म्ड रेवोल्यूशन, लेसन नंबर 10 में हमने आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा था। जैसे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ा, उनके भाई के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने मूवमेंट्स चालू किया था, कैसे उन्होंने वो सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे वो लंदन में रह के वहाँ से गन सब सप्लाई करते थे। तो अभी बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, आउटरीच अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकेम मोर सीवियर। जैसे ही ब्रिटिशर्स ने एक बोलते हैं ना एक चाल चली, बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, तो उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे पार्टीशन करने के बारे में सोचा, डिवाइड करने के लिए। तो एक जगह पे सिर्फ हिंदूस रहेंगे, दूसरे जगह पे सिर्फ मुस्लिम्स, ताकि उन लोग एक साथ न रह सके। उनका पॉलिसी यही था ब्रिटिशर्स का कि डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो था, मतलब डिवाइड करके रूल करने का। हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई करो और बाद में रूल करो। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कराया था। लेकिन जैसे ही बंगाल का पार्टीशन हुआ, लोगों में मतलब ऑल ओवर इंडिया, भारत में सब जगह लोगों में एक बोलते हैं ना नफरत और गुस्सा, क्रोध, ये सब उभर के आया। रेवोल्यूशनरी थॉट स्टार्टेड अमॉन्ग यूथ्स जो खास करके जो जवान पीढ़ियाँ है, मतलब यूथ है, उनमें वो ज़्यादा गुस्सा और ये। तो उन्होंने सोचा कि हम जब तक हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे, उनको उनके ही भाषा में उनको जवाब नहीं देंगे, ये ब्रिटिशर्स कुछ मतलब है ना शांति के भाषा वो समझने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशनरी किसको बोला जाता है? क्रांतिकारियों को, जो लोग मतलब लड़ाई हथियार उठा के, जैसे बॉम्ब फेंकना और हथियार उठाना, गोली मारना, ये सब वो लोग सीखे थे पहले से। तो दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। चुपके से गुप्त जगह पे उन्होंने अपना संस्था स्थापन किया, ताकि वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अपना पूरी तरह से काबू रख सके। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, क्या करने के लिए? टू लूजन गवर्नमेंट मशीनरी, वाइप आउट द फियर इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस रिगार्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। यानी सबसे पहले ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल के फेंकना है। जो डर भारतीयों के दिलो दिमाग में बैठा गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, वो उनके दिमागों से निकालना है। और जो भी मशीनरी है, जो भी गवर्नमेंट मशीनरी से, उसको लूज़ करना है, मतलब उसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए उन्होंने एक अनुशीलन समिति, ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्टिव इन बंगाल। अनुशीलन समिति का एक संस्थापन उन्होंने शुरुआत किया। कौन? रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी लोगों ने। इट हैड मोर देन 500 ब्रांचेस, लेकिन उनके ब्रांचेस अलग अलग ठिकानों पे थे। बरिंद्र कुमार घोष, ब्रदर ऑफ अरविंद घोष, वॉज द चीफ ऑफ दिस अनुशीलन समिति। का चीफ कौन था? बरिंद्र कुमार घोष ये थे। जो अरविंद घोष, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, एक रेवोल्यूशनरी थे, उनका भाई था वो, इसका चीफ था। इट हैड ए बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एट मनिकताला नियर कोलकाता। उन लोग बॉम्ब्स भी बनाते थे। अभी बोला ना, किसी को मारना है तो बॉम्ब्स तो होना चाहिए ना, तो उन लोग खुद ही मैन्युफैक्चर वो करते थे। In 1908, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चकी प्लान टू किल जज किंग्सफोर्ड। एक जज फोर्ड ने बहुत बोलते हैं ना हमारे इंडियंस लीडर्स के साथ बहुत बुरी तरह से सलूक किया था। मतलब उनके खिलाफ ही हमेशा कोर्ट में ये देते थे, बयान देते थे, मतलब उनके खिलाफ ही रहते थे। ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से ब्रिटिशर ही बन के था, तो उनको मार डालने का प्लान खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की ने किया था। बट द व्हीकल ऑन विच दे थ्रू बॉम्ब वाज नॉट द वन कैरिंग किंग्सफोर्ड। लेकिन किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जब उन्होंने बॉम्ब फेंका, उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उसके बदले उसमें 2 इंग्लिश वुमेन थे, जो मतलब ना उनकी मौत हो गई।
किंग्सफोर्ड बच गया क्योंकि जिस व्हीकल में यानी जिस गाड़ी में उन्होंने बॉम्ब फेंका उसमें वो किंग्सफोर्ड नहीं था। वो कौन था? ही वॉज ए जज। तो प्रफुल्ला चक्की जो था वो गॉट हिमसेल्फ शॉट। उसने क्या किया, ब्रिटिश पुलिस के हाथ में न आने से अच्छा उसने खुद को गोली मार दी। और उसके बाद खुदीराम बोस वाज कॉट बाय द पुलिस, लेकिन खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। लेकिन प्रफुल्ला चक्की को लगा कि पुलिस के हाथों आने से अच्छा खुद को ही ख़त्म करो। वैसे भी वो लोग उतने ही ज़्यादा बहुत टॉर्चर करते थे इंडियंस को। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब बोलते हैं ना जांच पड़ताल होती है, तो पुलिस गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति। तभी पुलिस को पता चला कि ऐसा अनुशीलन समिति बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन ये रेवोल्यूशनरीज लोग चला रहे हैं। एंड दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द मेंबर। तो इसके जितने जितने मेंबर्स हैं जो भी रेवोल्यूशनरीज हैं उनको वो अरेस्ट करने लगे। अरबिंदो घोष वाज आल्सो अरेस्टेड, और उस सिलसिले में अरबिंदो घोष को भी अरेस्ट किया गया। ये आपको समझा रहेगा कैसे प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस ने जो किंग्सफोर्ड जो जज है उसको मारने की कोशिश की, तो बॉम्ब फेंका तो वो मतलब उस व्हीकल में उस गाड़ी में वो नहीं था, उसमें 2 इंग्लिश वुमेन ही थे, लेकिन वो मारे गए। तो प्रफुल्ला चक्की ने खुद को गोली मारकर खुद की हत्या कर दी। उसे लगा कि ब्रिटिशर्स के पुलिस के हाथ में आने से अच्छा खुद को ही ख़त्म करो। और खुदीराम बोस पकड़े गए। तो उससे जो जांच पड़ताल हुई उससे उनको अनुशीलन समिति के बारे में पता चला, और उसमें अरबिंदो घोष को भी अरेस्ट किया गया। Government was unable to link Aurobindo Ghosh in manufacturing of bombs and hence the court set him free। मतलब उन्होंने काफ़ी जांच पड़ताल की लेकिन उसका कोई लिंक नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, अरबिंदो घोष के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो कोर्ट को उसे छोड़ देना पड़ा। और बाकी जो मेंबर्स को उन्होंने जो अरेस्ट किए थे अनुशीलन समिति के जो दूसरे क्रांतिकारी थे जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था, उनको लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिला, मतलब उम्र कैद का सज़ा मिल गई। रास बिहारी बोस एंड सचिंद्रनाथ सान्याल स्प्रेड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड बंगाल। अभी ये बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन उन लोग ने बंगाल के बाहर पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यहाँ पे भी उन्होंने फैलाए। रास बिहारी बोस एंड हिज एसोसिएट थ्रू बॉम्ब्स एट द वाइसरॉय। उन्होंने वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पे उन्होंने बॉम्ब फेंका, बट वो भी बच गया। मतलब पता बोलते हैं ना, अगर किस्मत हो तो बच जाते, तो इनको भी बॉम्ब फेंका था लेकिन वो भी बच गया। तो रेवोल्यूशनरी वर्क वाज कैरीड आल्सो इन मद्रास। मद्रास में भी साउथ के तरफ भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कैरी कर रहा था। वहाँ पे वांची आयर ए रेवोल्यूशनरी किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऐश। लेटर ही शॉट हिमसेल्फ। बाद में उसने भी ऐसा ही है, रेवोल्यूशनरी ने किसको मारा? एक ब्रिटिश ऑफिसर ऐश को मारा। मतलब धीरे धीरे ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। जब तक बोलते ना हम सीधे बातें कर रहे थे वो समझ नहीं रहे थे, अच्छे से प्यार से बोल रहे थे कि हमें आज़ादी दे दो, वो नहीं। तो क्या करना पड़ा कि ये रेवोल्यूशनरी सब उतरे, और ये सब ज़्यादातर यंग यूथ थे, मतलब नौजवान पीढ़ी जो होते हैं ना वो थे। तो ये लोग ने अपने हाथों में हथियार लेना शुरू किया, बॉम्ब लेना शुरू किया, और एक एक करके धीरे धीरे एक एक ऑफिसर्स को, जजेस को, वाइसरॉय को सब मारने शुरुआत किया। तो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन ना कि से केवल बंगाल तक सीमित था, उसके 5000 अलग अलग ब्रांचेस भी थे, और उसके अलावा भी बंगाल के बाहर जैसे कि दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी इसका ऑर्गेनाइजेशन था। तो और साथ साथ मद्रास यहाँ पे भी अलग अलग ठिकानों पे भी था। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया हाउस के बारे में। Indian revolutionaries staying abroad supported and assisted the revolutionary work in India। जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज बाहर मतलब इंग्लैंड में बाहर जो भी रहते थे उन्होंने भी सपोर्ट करना चालू किया ये रेवोल्यूशनरी वर्क को। मतलब वो लोग फंडिंग करते थे। अभी बिना पैसे के तो कोई भी संस्था अपन चालू नहीं कर सकते, ना ही बॉम्ब बना सकते, ना ही हथियार हो सकते। तो वो लोग पैसे भी बेच के देते थे। अलग अलग वहाँ के रेवोल्यूशनरीज़ के लिटरेचर बुक्स भी बेचते थे, साथ में आर्म्स भी मतलब हथियार भी बेचते थे। तो पैसे ये सब चीज़ ज़रूरत थी। तो इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ जो बाहर रहते थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था यहाँ का रेवोल्यूशनरी वर्क के लिए। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड इंडियन पैट्रियट
एस्टेब्लिश इंडियन हाउस इन लंदन। लंदन में एक इंडियन हाउस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चालू किया। कौन था वो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जो लंदन में इंडियन हाउस बोल के एक एस्टेब्लिश किया, एक बोलेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन थ्रू में क्या होता था, इंडियन यूथ्स वेर गिवन स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इंडियन जो यूथ है, जो जवान पीढ़ियाँ है, उनके लिए वो हायर एजुकेशन के लिए, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे स्कॉलरशिप देते थे। और यहीं से विनायक दामोदर सावरकर जी ने भी यहाँ से यही स्कॉलरशिप थ्रू ही उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा हासिल की थी। मैडम कामा रेज द इश्यू ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस एट वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस इन जर्मनी। मैडम कामा जो थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर थी, उसने भी काफ़ी ये इशू को वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उसने उठाया ताकि लोगों को पता चले कि हमको फ्रीडम की ज़रूरत है, हम इनके गुलाम बनकर नहीं रह सकते। ब्रिटिशर्स के गुलाम बनकर रहना भारतीयों को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो हम पे उतना ही जुल्म कर देते हैं। हमें बोलते हैं ना, पूरा उन्होंने निचोड़ लिया था, सारा हमारा वेल्थ यहाँ से उठाकर वो लेके गए थे। तो ये सब देखकर हमें उनसे पूरी तरह आज़ादी चाहिए था। तो ये जो बात है, उन्होंने वर्ल्ड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जर्मनी में उन्होंने ये बात रखी। शी अनफोल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिया, उसने वहाँ पे अपना जो तिरंगा है उसको लहराया। मदनलाल डिंगरा, ए रेवोल्यूशनरी विथ इंडिया हाउस, किल्ड कर्जन वाइल ए ब्रिटिश ऑफिसर फॉर विच ही वॉज हैंग टू डेथ। मदनलाल डिंगरा भी एक रेवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी था। अभी ये लेसन में हमने सब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है। देखा ना, यहाँ पे कहीं पे भी नेहरू जी का नाम सब मेंशन नहीं हुआ है यहाँ, या गांधी जी का नाम। यहाँ पे सब क्रांतिकारी लोगों का, क्रांतिकारी लीडर्स जो थे हमारे, उनका नाम मेंशन हुआ है। तो मदनलाल डिंगरा भी उसमें से एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी थे जिसने कर्जन वाइल एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको मार डाला और बाद में उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। तो ये है आज का इतना लेसन। ये लेसन और भी काफ़ी है जो एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाली हूँ। आई होप आपको ये लेसन जो मैंने सिखाया वो समझ में आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।